दोस्तों, मंच की रवायत या रस्म, कुछ रिचुअल्स होते हैं ना मंच के, उसके हिसाब से मुझे शुरू में ही मंच पर बैठे हुए सब लोगों का नाम लेना चाहिए, कहना चाहिए मैं कितना शुक्रगुजार हूं। आज से 500 साल पहले जाना चाहिए, आज की बात करनी चाहिए, लोगों के, बड़े बड़े लोगों के हैवी हैवी नाम आपको सुनाने चाहिए। मेरे लिए अच्छा होता अगर ऐसा मैं कर पाता, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है कि इस सत्र के अध्यक्ष गोयल जी जो हैं, उनके चुनाव में उनके लिए प्रचार करने का सौभाग्य मुझे मिला था। और यहाँ जिन्हें एमएलए का अवार्ड मिला, जिंदल जी जो शायद अब यहाँ नहीं हैं, वो उस छोटे से शहर से आती हैं, श्री गंगानगर, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया। छोटा सा राजस्थान का शहर है। मेरे लिए सौभाग्य होता अगर मैं उन सब का नाम ले सकता, उनके बारे में कुछ कह सकता, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं युवाओं से बात कर रहा हूं। युवा का मतलब सिर्फ काले बाल नहीं है, ये तो एक बायोलॉजिकल चीज है, सबको मिल जाती है। व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट इन इट? लोग आके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, युवा ये, युवा वो। क्या काले बाल होना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? हम सबके रहे हैं, अब थोड़े थोड़े सफेद होने लग गए हैं। युवा का मतलब है कुछ नयापन, युवा का मतलब है ताजगी, युवा का मतलब है जो चीज चली आ रही है उस पर सवालिया निशान लगा सकने की क्षमता। युवा का मतलब है जो रस्मों रिवाज हैं उसको तोड़ने की हिम्मत। तो शुरू करें ऐसी एक हिम्मत से। एक नाम लें जो इस मंच पे नहीं बैठा, जो यहां पे भी नहीं है, लेकिन जिसे होना चाहिए था। रोहित वेमुला। नाम सुना है आपने? जिसने नाम सुना है हाथ खड़ा कीजिए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का था वो लड़का। उसकी चिट्ठी पढ़ी आपने? किसी ने चिट्ठी भी पढ़ी हो तो वो भी हाथ खड़ा कर दीजिए, उस लड़के ने जो चिट्ठी लिखी थी। बहुत बरसों में मैंने इतनी सुंदर चिट्ठी नहीं पढ़ी। उसको आज यहां होना चाहिए था ना? सहमत हैं आप मुझसे? तो मिलके हम कहें सब लोग, रोहित वी मिस यू, रोहित वी मिस यू। मुझे खुशी है कि हमने शुरुआत में उस पुरानी घिसी पिटी रस्मों को छोड़ के एक ऐसा काम किया, एक ऐसी बात को दर्ज किया जो इस देश की हकीकत को छूती है, which touches the reality of this country outside the nice and decorated environment of places like this. क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि इस देश की सच्चाई इतनी मीठी नहीं है, इतनी स्मूथ नहीं है, इतनी चिकनी नहीं है जैसा कि ऐसे कमरों में दिखाई देती है। इस देश में बहुत कुछ होता है जो बहुत खुरदरा है, जो बहुत कड़वा है, और अगर इन कमरों में उन कड़वी खुरदरी चीजों का जिक्र नहीं होगा तो हम सब मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। राजनीति में अगर सच बोलना है तो जानबूझ के मसाला लगा के उटपटांग चीजें बोलनी नहीं चाहिए, उटपटांग का थिएटर नहीं करना चाहिए, लेकिन सच यदि कड़वा है तो उसे बोलने से डरना नहीं चाहिए। युवा होने की वो पहचान है। और मुझे विश्वास है अगले 3-4 दिन जब आपके सामने तमाम तरह के राजनेता आएंगे, मेरी तरह अच्छी अच्छी बातें कहेंगे सब लोग, उनसे तीखे सवाल पूछने से आप रुकेंगे नहीं।
जब आपके सामने ये 8-9 विधानसभा अध्यक्ष आएंगे, कितनी अच्छी बात है विधानसभा अध्यक्ष आएंगे, उनसे जरा ये पूछ लेना कि सर आपके यहाँ विधानसभा की मीटिंग होती है कि नहीं, कितने दिन होती है साल में। इस देश की ज्यादातर विधानसभाओं के बारे में वो बहुत एम्बैरेसिंग सच है। ज्यादातर जगहों पे विधानसभाओं की मीटिंग नहीं होती हैं तो 2 दिन के अंदर निपट जाती हैं। आपका महाराष्ट्र थोड़ा सा बेटर है इन चीजों में, लेकिन बाकी देश के बारे में देखिएगा, और जब होती हैं तो दूसरों को बोलने नहीं दिया जाता है। तो इतनी मीठी बातें जब इस मंच से हों तो कुछ कड़वा सच याद रखिएगा, पूछिएगा, कड़वाहट के लिए नहीं, भाषा कड़वी ना हो, अंदाज तल्ख ना हो, चिल्लाना ना पड़े जैसा रोज शाम को टेलीविजन पे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन सच की धार कमजोर ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस सत्र का विषय है स्ट्रॉन्ग स्टेट्स फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया। अब कोई सोच सकता है कि इसके अंदर बहस की बात ही क्या है। जैसा हमारी मंच की संचालिका ने कहा, बहुत सुंदर तरीके से कहा कि ये तो बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर बॉडी के पार्ट्स अच्छा काम करेंगे तो बॉडी अच्छा काम करेगी। सही बात है, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूंगा, किसी भी स्टेटमेंट से जल्दी से एग्री मत कीजिए। किसी भी स्टेटमेंट को एग्जामिन किए बिना, उसका उल्टा सोचे बिना उससे एग्री करना मेंटल लेजीनेस की निशानी है। वट एवर यू डू, प्लीज डोंट बी लेजी इंटेलेक्चुअली, जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट द ऑपोजिट वुड बी। हमारी परंपरा यही सिखाती है हमें, प्रतिपक्ष पूर्व पक्ष की जो परंपरा है यही सिखाती है कि अपनी बात कहने से पहले, जिस चीज में आपका विश्वास हो, उससे पहले आप सोचिए कि इसके विरोध में क्या तर्क हो सकते हैं, अच्छे से अच्छा तर्क क्या हो सकता है, उसकी कल्पना कीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए ताकि आप उसको समझ सकें। तो ये जो बात कही जाती है, वी नीड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया, क्या इसका विरोध हो सकता है? सच बात यह है कि इसका विरोध हो सकता है और हुआ है। आज की इस मिठास में हम भूल गए हैं इन सब बातों को। सच बात यह है कि जब भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन रहे थे, जब आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु, इन सबको भाषाओं के आधार पर राज्य भारत में बन रहे थे 1956-57 में, तो जवाहरलाल नेहरू को शक था कि ऐसी चीज अच्छी होगी कि नहीं होगी। उन्हें शक था और उन्होंने लिखा था कि ये तो भारत के विघटन की शुरुआत है, देश बढ़ जाएगा ऐसा करने से। तो सच बात यह है कि राज्य जब जब मजबूत होते हैं, जब राज्यों से आवाज आती है अपने राज्य के पक्ष में, तो हम बहुत लोग हैं जो घबराते हैं उस चीज से। हम सब एक ही मुहावरे में कहते हैं ना, हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स की क्या प्रॉब्लम है, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म। ये रीजनलिज्म हमारे साथ चला आता है मुहावरे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये धारणा है कि अगर आपको इस देश के प्रति सच्चा होना है तो आपको क्षेत्र की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे मन में कहीं ये धारणा है, जो आज हम मंच पे बोलें या ना बोलें, ये बहुत पुरानी धारणा रही है। जब लोगों से बात की जाती है तो लोग प्राउडली, कभी कभी, परसों मुझे एक आर्मी के सज्जन मिले, मैंने कहा आप कहां से हैं? ही सेड आई एम इंडियन। यानी कि वो कहना चाहते थे मेरे से ये मत पूछो मैं बंगाली हूं, पंजाबी हूं, कहां से हूं, मैं इंडियन हूं और बस सिर्फ इंडियन हूं। मैं समझता हूं उनकी बात। ये हम में से बहुत लोगों ने मेरे कहने पे ताली बजाई तो उन्हें लगा होगा कि हाँ वाकई ये बहुत महान चीज है। मुझे अच्छा लगा कि आपने ऐसा किया, क्योंकि मैं असहमत हूं इस बात से और हमें समझना चाहिए। यहां मंच से किसी एक वाक्य को अच्छा समझ के ताली बजा के स्वीकार कर देना अच्छी बात नहीं है। हम सबके मन में कहीं है कि ये कहना कि मैं बंगाली हूं, तमिल हूं, महाराष्ट्रियन हूं, ये गड़बड़ है कुछ। आई एम इंडियन एंड इंडियन ओनली, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा हमारे मन में है। हमारे मन में राष्ट्र की एक अवधारणा है, रही है, और वो राष्ट्र की अवधारणा हमें बताती है कि राष्ट्र ऊंचा है, राज्य छोटे हैं। राज्य मजबूत होंगे, कहीं राष्ट्र को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए राज्यों को मजबूत न होने दो,
राष्ट्र को मजबूत करो, ऐसी इस देश में बहुत पुरानी धारणा रही है। ये धारणा बहुत लोगों के मन में है, कुछ लोगों के मन में तो और भी स्ट्रांग धारणा है, कहते रहे हैं ये जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली जो बात है, ये सब इसी मानसिकता का नतीजा है। सो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू that there is an old tradition in this country which thinks of our nationalism and thinks that loyalty to states is not quite in conformity with our nationalism. ऐसा ट्रेडिशन रहा है और आज का जो विषय हमने चुना है वो उसके विरुद्ध है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो विचार है कि राष्ट्र, ये जो हम कहते हैं ना राष्ट्र सर्वोपरि, ये विचार दरअसल हमारे देश में यूरोप से आया है। ये जो राष्ट्रीयता की अवधारणा है, ये जो इंडियन नेशनलिज्म का विचार है, वो विचार जो कहता है कि किसी भी तरह की राज्य की लॉयल्टी खतरनाक है, ये भारतीय विचार नहीं है, ये वेस्टर्न विचार है। ये वेस्टर्न विचार हमें बताता है, कहीं ना कहीं नेहरू के मन में भी ये बात रही होगी, और ये तमाम लोग जो इंडियन नेशनल यूनिटी को समझते हैं कि स्टेट से खतरा है, उन सब के मन में कहीं ना कहीं वो विचार है। ये विचार हमारे देश का विचार नहीं है। इंडियन नेशनलिज्म इज अबाउट इमेजिनिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिटी। Our unity is not uniformity. हम जर्मनी की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, बहुत पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, जर्मनी में यूनिफिकेशन ऐसा हुआ। बिस्मार्क की बातें हम पढ़ते हैं ना क्लासेस में, स्कूल में, बिस्मार्क ने ये किया, मैजिनी ने ये किया। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार होता है कि इंडिया में भी कुछ वैसा ही होना चाहिए, लेकिन इंडिया और इंडिया का नेशनलिज्म वैसा नहीं है जैसा जर्मनी का था, जैसा फ्रांस का था, जैसा इटली का था। आवर नेशनलिज्म इज डिफरेंट। इन विच वे इज इट डिफरेंट? हमारा राष्ट्रवाद कहता है कि इस राष्ट्रवाद में एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति, एक सभ्यता से ये राष्ट्रवाद नहीं बना है। Anyone who imagines, because this is the European legacy, European legacy of thinking about nation is one country, one race, one language, one culture. This is not our legacy. हमारे देश को बनाने वाले लोगों में, टैगोर में, महात्मा गांधी में, ऐसे लोगों में इस देश के बारे में एक अलग कल्पना थी। हमारा देश इस बुनियाद पे बना है कि विविधता में एकता है। हमारा देश एक विशाल देश है, हमारा देश एक विविध देश है। ये बातें कहने में आसान लगती हैं, मगर हम सबको याद रखना चाहिए हमारे देश के बारे में सोचते वक्त कि हमारा देश पूरे यूरोप से बड़ा है। पूरे यूरोप में जितनी डाइवर्सिटी है, उससे ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर है। यूरोप के एक देश से दूसरे देश आप चले जाइए, आपको अल्फाबेट्स इतने अलग नहीं मिलते हैं। सिर्फ रशिया के करीब जाके अल्फाबेट्स अलग होते हैं, अदरवाइज अल्फाबेट्स वही रहते हैं। हमारे देश में आप चले जाइए, आप उड़ीसा से आंध्र प्रदेश आइए, तेलंगाना आइए, वहां से आप कर्नाटका जाइए, तमिलनाडु जाइए और केरला तक जाइए, आपको इतनी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी जितनी स्क्रिप्ट्स आपको पूरे यूरोप में नहीं मिलती हैं। सो वी आर ए लार्ज कंट्री, वी आर ए डाइवर्स कंट्री, एंड फॉर ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री यूरोपियन सॉल्यूशंस डू नॉट वर्क। पूरे यूरोप की इतिहास रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसा एकेडमिक भाषण दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग समझें, इस बात को गहराई से समझें। इस विषय का अनुमोदन करके इस पे टिक लगाना बड़ा आसान काम है। मैं चाहता हूं कि हम इसको गहराई से समझें कि क्यों हम कहते हैं दैट वी नीड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। यूरोप की हिस्ट्री है कि यूरोप ने अपना नेशनलिज्म बनाया अपनी डाइवर्सिटी को खत्म करके। यूरोप में जर्मनी बना, इटली बना, फ्रांस बना,
वहां की इंटरनल डाइवर्सिटीज को खत्म करके। उस लिहाज से भारत ना तो कभी नेशन था, ना बन सकता था, ना कभी बन सकता है। लेकिन जो भारत की कल्पना करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें यूरोप जैसा नेशन बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम डाइवर्सिटी का सम्मान करेंगे। यहां से राष्ट्रवाद भारत का शुरू होता है। और भारत के राष्ट्र ने 4 ऐसी चीजें की जिसकी यूरोप में कल्पना भी नहीं हो सकती थी। पहला, हमने भाषाई विविधता को स्वीकार किया। हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदी बोलने वाले अक्सर कह देते हैं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। सच ये है, इस देश के संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। ये देश लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है। हिंदी इज द लैंग्वेज ओनली ऑफ 40% ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। There is no national language in this country. Our constitution recognizes linguistic diversity. 2, हम legally, our constitution recognizes federalism. 3rd, हमारे देश में एक बहुल पहचान को स्वीकार किया गया है, मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट किया गया है। जब मैंने शुरू में कहा था ना, किसी के अपने आर्मी वाले का हवाला दे के मैंने कहा था कि एक ऐसा वो है जिन्होंने कहा नहीं मैं इंडियन हूं और कुछ नहीं हूं, ये बहुत यूरोपियन जवाब है। ये फ्रांस और जर्मनी में इस तरह की चीजें हुई थी, भारत में नहीं। भारत का राष्ट्रगान क्या कहता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। ये देश का राष्ट्रगान है जो हमारी राज्यों की विविधता को स्वीकार करता है, उसे सलाम करता है। ये अलग किस्म का देश है। ये देश बहुलता को स्वीकार करता है, मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करता है। और चौथा, हमारे देश ने क्षेत्रीय राजनीति को स्वीकार किया है, उसका सम्मान किया है। आपको अटपटी बात लगेगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, ये जो हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं ना, ये इतनी बुरी है, रीजनल पार्टीज ने ये बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया। अगर ये रीजनल पार्टीज ना होती तो हमारे देश की यूनिटी बची हुई नहीं रहती। रीजनल पार्टीज हैव एक्चुअली सेव्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। अजीब चीज लगेगी सोचने में, पर आप सोचिए, आज से 20-25 साल पहले जब आंध्र प्रदेश के अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि हमारे को तेलुगु लोगों को अपमानित किया गया है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई, जिसके एक विधायक शायद आज हमारे यहां पे आए हुए थे। अगर तेलुगु देशम पार्टी वो ना बना सकते, अगर कोई कहता कि नहीं ये तो क्षेत्रवाद कर रहे हो, अलाउड नहीं है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो क्या होता? वो एक अलग देश की मांग करते। Regional politics has actually retained, has given a space for democratic contestation. क्षेत्रवाद की राजनीति ने इस देश में लोगों को लोकतांत्रिक जगह दी है, क्षेत्रवाद ने बचाया है। ये सब बातें सोचने में अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सोचें इन चीजों को, और इसलिए हम ये कहें कि जब राज्य मजबूत होते हैं, जब इस देश में भाषाएं मजबूत होती हैं, जब इस देश में राज्यों की आइडेंटिटी मजबूत होती है, तब हमारा भारत मजबूत होता है। फ्रांस मजबूत नहीं होता। फ्रांस को प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई एक औरत हिजाब पहन के आ जाए, उसमें बेचारों को दिक्कत हो जाती है। जर्मनी इससे मजबूत नहीं होता, टर्किश बोलने वाले 4 लोग आ जाएं, बड़े परेशान हो जाते हैं वो इस चीजों से। लेकिन भारत विविधता से बना है, भारत विविधता का सम्मान करने से बना है। जहां बांग्ला मजबूत होती है, जहां तेलुगु मजबूत होती है, जहां मराठी मजबूत होती है, तो भारत मजबूत होता है। ये बात तो हमने कह ली, लेकिन ये मानने का कुछ तर्क भी है। किसी बात को कहने का लॉजिकल इंप्लीकेशन होता है, उसका लॉजिकल कंक्लूजन होता है।
जब हम कहते हैं कि स्ट्रांग इंडिया, स्ट्रांग स्टेट्स फॉर स्ट्रांग इंडिया, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि राज्य इस तर्क को अपने तार्किक कंक्लूजन तक हम लेके जाएं। मैं 3 कंक्लूजन बोलूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला तो ये कि अगर राज्यों की अस्मिता, राज्यों का मजबूत होना इस देश के लिए अच्छा है, तो क्या नए और छोटे राज्यों का बनना कोई बुरी बात है? हमारे दोस्त ने तेलंगाना के बारे में कहा छोटा राज्य है। ये हम हिंदुस्तानियों का सेंस ऑफ स्केल थोड़ा सा बिगड़ गया है। अमेरिका जो है हमसे 4 गुना छोटा है, आबादी उनमें हमसे 1/4 है, और वहां कितने राज्य हैं? 50, और 120 करोड़ का हिंदुस्तान, और हम कहते हैं कि तेलंगाना छोटा राज्य है। कितनी पॉपुलेशन होगी? 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, 2 करोड़ से ज्यादा होगी। आप जाके घर में गूगल पे चेक कीजिएगा, 2 करोड़ के कंट्रीज इस देश में बहुत कम है। पहली बात, अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं that stronger states are necessary for stronger India, then we should be willing to look at the possibility of greater number of states. More states are not going to weaken India, they are going to strengthen India. दूसरा, ये स्ट्रॉन्गर इंडिया, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स की बात सिर्फ महाराष्ट्र पे लागू नहीं होती, सिर्फ तेलंगाना पे लागू नहीं होती। दोस्तों, ये बात जम्मू कश्मीर पे भी लागू होती है, ये बात नागालैंड पे भी लागू होती है, ये बात मणिपुर पे भी लागू होती है। इसको भी हमें याद रखना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है जब कश्मीर और नागालैंड की बात आती है। अगर इस देश की मजबूती के लिए जरूरी है, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जरूरी हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक जरूरी हैं जो आपको और मुझे हर रोज मिला करते हैं। तो मणिपुर के लोगों को और नागालैंड के लोगों को भी वो हक जरूरी हैं जो आप हम सबको मिला करते हैं। और तीसरी चीज, अगर स्टेट्स का मजबूत होना जरूरी है, तो स्टेट्स को भी शायद थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। मैंने कुछ कड़वी बातें कहने का जिक्र किया था, तो एक थोड़ा सा मजाक आपको बता दूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। हाल ही में इस देश की असेंबली के अंदर एक वाकया हुआ, कौन से राज्य में हुआ नहीं बताऊंगा। उस राज्य में एक एमएलए ने खड़े होकर शिकायत की अपने ही एक दूसरे एमएलए के बारे में, अपनी ही पार्टी के एमएलए के बारे में। कहा कि स्पीकर साहब, मुझे जान की धमकी मिल रही है, ये एमएलए मुझे डरा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तू बाहर निकल, तेरे को सीधा कर दूंगा, मुझे बचाया जाए। उन्होंने कहा यह मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना चाहिए। असेंबली के स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया, कहा नहीं, ये मामला स्पीकर नहीं जाएगा प्रिविलेज कमेटी को। दूसरे दिन और मजेदार बात हुई कि जिस व्यक्ति पे आरोप लगा था, जिस एमएलए के बारे में कहा गया कि उसने धमकी दी है, अगले दिन वो आए असेंबली में। उन्होंने कहा कि कल मुझ पे आरोप लगा था, इससे मेरा मन बहुत आहत हुआ। मेरे बच्चों ने घर में मुझसे सवाल पूछा, कहा तुम पे ऐसी बातें कही गई, मेरे को बहुत धक्का लगा सर, ये मामला प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिए। और स्पीकर साहब ने उसे स्वीकार कर लिया, वो मामला चला गया प्रिविलेज कमेटी में। जिसको धमकी मिली वो मामला नहीं गया प्रिविलेज कमेटी में, जिस पे आरोप था कि उसने धमकी दी वो मामला चला गया, और जिसको धमकी मिली उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, चर्चा चल रही है। मैं आपको राज्य का नाम नहीं बताऊंगा, अध्यक्ष महोदय समझ गए होंगे मैं क्या बात कह रहा हूं। लेकिन अगर राज्यों को मजबूत होना है तो राज्य की सभाओं को, विधानसभाओं को कुछ कायदे से काम करना होगा, कुछ नियम कानून बनाने होंगे। जिन संस्थाओं की गरिमा हम रखना चाहते हैं उन संस्थाओं को हम गरिमामय बनाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने राजनीति पे चर्चा यहां शुरू की है। इस छात्र संसद का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने राजनीति के युग धर्म को स्वीकार किया है, क्योंकि अगर देश में, दुनिया में कोई बदलाव आ सकता है तो राजनीति को दरकिनार करके नहीं आ सकता। राजनीति एक युग धर्म है, उसे स्वीकार करके आ सकता है।
आप सब इस युग धर्म को स्वीकार करेंगे। और युवा होने का मतलब है कि हम बदलने का संकल्प करें, रस्मों को तोड़ें, सत्ता को तोड़ें, व्यवस्था को तोड़ें, कुछ नई चीज स्थापित करें। आप सब ये स्थापित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र यादव जी।